भारत का इतिहास देख रहे थे तो उसका अगला पार्ट देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता। तो इसमें क्लीमेंट आर इटली का जो कार्यकाल था 1945 से 1951 तक। तो ये स्वतंत्रता के समय पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री कौन था, तो ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री यही थे। इन्होंने घोषणा 20 फरवरी 1947 में हाउस ऑफ कॉमन्स में किया है। जून 1948 के पहले ही उत्तरदायी लोगों को सत्ता स्थानांतरित करने के उपरांत भारत छोड़ देंगे, ऐसा इन्होंने कहा है। और बयान में क्या कहा कि ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है। नियुक्ति वेवेल के स्थान पे हुआ था। माउंटबेटन वायसराय के पद पर थे। अगला हम भारत के विभाजन का प्रस्ताव के बारे में देखिए। ये स्वीकृत कांग्रेस महासमिति द्वारा हुआ 15 जून 1947 को दिल्ली में। कांग्रेस अध्यक्ष, उस समय जो अध्यक्ष था या प्रधानमंत्री ब्रिटिश था, उस यही स्पष्ट बनता है। तो कांग्रेस अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे और प्रस्तुत किया गोविंद बल्लभ पंत ने, और समर्थन किसका मिला था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का। कांग्रेस अध्यक्ष की बात करें तो अभी हमने देखा जेबी कृपलानी थे, और ये 15 जून 1947 से नवंबर 1947 तक रहे। तो उसी समय स्वतंत्रता मिला। तो पूछा जाता है कि स्वतंत्रता के समय कौन था अध्यक्ष? तो जेबी कृपलानी थे। नवंबर 1947 में जेबी कृपलानी का त्यागपत्र दिया गया, और जेबी कृपलानी के त्यागपत्र के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने, यही प्रथम वो राष्ट्रपति भी बने। और 1948 में पट्टाभी सीतारामैया, 1950 में पुरुषोत्तम दास टंडन, ये सब अध्यक्ष की बात हो रही है। और 1951 से 1954 तक कौन बना? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इस समय अध्यक्ष की कांग्रेस की सबसे ज़्यादा समय तक सोनिया गांधी रही हैं, और अभी भी सोनिया गांधी ही हैं। और बात करें तो लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में, तो ये भारत का बंटवारा और पाकिस्तान की इस स्थापना आवश्यक हो गई थी, ऐसा निष्कर्ष निकला। माउंटबेटन योजना जो थी 3 जून 1947 को इटली के वक्तव्य के दायरे में तैयार भारत विभाजन की योजना बनी, और इसी को कहते हैं बाल्कन प्लान। गुप्त नाम क्या है? बाल्कन प्लान, इस गुप्त नाम है। वैकल्पिक योजना, ये सब नाम है किसका? यही माउंटबेटन जो एक समिति बनी थी भारत विभाजन का, और पाकिस्तान भारत अलग हुआ था। और गठित सीमा आयोग था पंजाब सीमा आयोग। अध्यक्ष से सिरिल रेडक्लिफ, इन्हीं के भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा है रेडक्लिफ, तो इन्हीं के नाम पे ये वो जो सीमा है उसका नाम रखा गया है, बंगाल सीमा आयोग। गांधी जी से प्रथम मुलाकात 21 मार्च 1947 को हुआ। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की बात करें, स्वतंत्र भारत की बात हो रही है, प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, ये अंतिम भी मानिए, क्योंकि उसके बाद गवर्नर का पद खत्म हो गया था। आर कोपलैंड का कथन क्या था? भारतीय राष्ट्रवाद तो अंग्रेजी राज की ही संतति थी। भारतीय राष्ट्रवाद तो अंग्रेजी राज की ही संतति थी। के एम पडिक्कर ने कहा कि ब्रिटिश शासन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण थी। और सैफुद्दीन किचलू ने क्या कहा? इन्हीं की गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जो मीटिंग बैठी थी, जिसमें डायर कमीने ने गोली चलाई, जिसमें हजारों भारतीय मारे गए। राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण। आज भी किसान 10 महीने से अनशन पर बैठे हैं। और लखीमपुर खीरी, बहुत ही शर्म की घटना है कि बताइए कि किसान के ऊपर गाड़ी रौंद दिया गया। ये है दुर्दशा। अगर किसान खेती करना बंद कर दे तो पूरा भारत भूखा मर जाएगी। इनका स्थान सर्वोच्च है, लेकिन आज सत्ता में जो बैठे तानाशाह लोग हैं तो इसको समझते नहीं। समय सबका आता है। 14 से 15 जून 1947 को संपन्न अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में खान अब्दुल गफ्फार खान ने मतदान किया था, भारत के विभाजन के पक्ष में किया था। पंजाब प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर किचलू विभाजन के
प्रबल विरोधी थे। 1948 से 50 के दौरान स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? बी आर अम्बेडकर। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में सत्ता थी लेबर पार्टी की। भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के महाराज थे जॉर्ज खस्टम। भारत का संवैधानिक विकास देखिए, तो रेगुलेटिंग एक्ट, इस ये एक्ट चाहे आप पॉलिटी में पढ़िए चाहे हिस्ट्री में पढ़िए, और इसी से तो जो कंपनी वो जो अब क्या कहते हैं, अब ये कंपनी के अधीन आ गया, रेगुलेटिंग एक्ट लगेगा, इससे तरह तरह से सुधार होंगे और इसी से भारत की आज़ादी का मार्ग प्रशस्त तो हो ही गया है। अब बहुत सारी योजनाएं बनेंगी, तो इसी समय है एक दूसरे का लोग सुधार करते चले जाएंगे। अब देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में क्या होता है। ब्रिटेन सरकार द्वारा ये पारित हुआ था। कंपनी में जो व्याप्त भ्रष्टाचार और कुप्रशासन था उसी को दूर करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट बना था। ये एक्ट क्या है? एक सुधार का एक जरिया है। आज तक न सुधार हुआ, स्वतंत्रता के इतने सालों बाद भी भ्रष्टाचार में न कमी है, न तो कुप्रशासन में कमी है। प्रावधान मद्रास प्रेसिडेंटी, बम्बई प्रेसिडेंटी, ये कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन आ गए। बंगाल का गवर्नर जनरल, ये और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। या ध्यान रखिए कि बंगाल का जो गवर्नर था वो बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया। इसी में पूछा गया है, क्या क्या इसमें से पूछा गया है कि मद्रास बम्बई प्रेसिडेंसी को मिलाकर इसे कलकत्ता के अधीन कर दिया गया। अब बंगाल का जो गवर्नर था उसे गवर्नर जनरल बना दिया। पहला कौन था? वारेन हेस्टिंग्स थे। इसी में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। अगला चार्टर देखें, पिट्स इंडिया एक्ट, अगला एक्ट आता है। अब जो उसमें कमी थी 1773 वाले में, उसको दूर करने के लिए 1784 में आए पिट्स इंडिया एक्ट। तो कंपनी के मामलों में सरकारी नियंत्रण में वृद्धि हुई। कंपनी के व्यापार में हस्तक्षेप की नीति अपनाएगी। क्या नीति अपनाएगी? कि कंपनी के व्यापार में अब कुछ हस्तक्षेप कम करेंगे। कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से अलग किया गया। पूछा जाता है कि कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक दोनों कार्यों को अलग किसमें किया गया? तो 1784 के एक्ट में। 1786 के अधिनियम में क्या हुआ कि गवर्नर जनरल को विशेष अवस्था में अपने परिषद के निर्णय को रद्द करने तथा अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार दिया गया। 1813 और 1833 ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कंपनी का व्यापार, अभी हमने पढ़ा कि राजनीति और व्यापार अलग कर दिया किसमें? 1784 वाले में। तो अब क्या हुआ कि कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार खत्म हो गया, व्यापार पर कंपनी का अधिकार खत्म हो गया। लेकिन चाय और चीनी के साथ व्यापार छोड़कर अभी चाय चीनी पर एकाधिकार रहेगा कंपनी का, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट था। कंपनी को अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार दिया गया। प्रथम बार शिक्षा पर खर्च 1,00,000 रुपये दिया गया पुरस्कृत। पूछा जाता है कि शिक्षा पर खर्च किसमें किया गया? तो 1813 में। चाय चीनी को छोड़कर सारा एकाधिकार खत्म। अब चाय चीनी भी खत्म हो जाएगा किसमें? 1833 वाले में। कंपनी के सभी वाणिज्यिक एकाधिकार समाप्त। जो चाय चीनी बचा था भी उसमें 1813 वाले में, वो भी खत्म हो गया। कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य का प्रावधान दिया गया। अब वो सिर्फ राजनीति करेगी कंपनी। भारत का गवर्नर जनरल अब समूचे भारत का गवर्नर जनरल बन गया। बताइए भारत का गवर्नर जनरल कौन है? कमेंट बॉक्स में। कानून बनाने के लिए ये बना है। गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य सम्मिलित हुआ। मैकाले सर्वप्रथम विधि सदस्य बने थे। 1853 में देखिए क्या हुआ था। नियंत्रण बोर्ड और उसके अन्य पदाधिकारियों का वेतन हुआ था सरकार द्वारा होगा, ऐसा निश्चय हुआ। जो नियंत्रण बोर्ड था, जो कंट्रोल बोर्ड था और उसके जो मेंबर थे, उनका जो पदाधिकारी का जो वेतन था वो सरकार द्वारा दिया जाएगा। धन कंपनी देगी, कंपनी पैसा देगी, सरकार सैलरी देगी। डायरेक्टरों की संख्या इसमें घटा दी गई 24 से घटाकर 18 कर दिया गया। 6 क्राउन द्वारा मनोनीत थे।
अब भारत शासन अधिनियम 1857 को जब क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति हुई थी, तो उसका यही परिणाम निकला था कि जो कंपनी का प्रशासन का जो नियंत्रण था वो कंपनी से छीन कर ब्रिटिश राजमुकुट को दे दिया गया था। यही परिवर्तन हुआ था उसमें। वो जो शिक्षित वर्ग था और जो जमींदार वर्ग था, जो ये साथ नहीं दिए, इसीलिए 1857 की क्रांति लेकिन बहुत ज़्यादा परेशान किए गए थे। उसी का नतीजा था 1857। कोई एक दिन की कोई नहीं था, सब्र तो सबका टूटेगा, आखिर कोई कितने दिन सहन करेगा। और उसमें जो भारत के गद्दार थे, जो वो सिंधिया वगैरह थे, उनकी गद्दारी ही 1857 की क्रांति को फेल किया, क्योंकि उनके पास पैसा था और वो जो अंग्रेज़ थे उनके चमचे थे। इसीलिए तो कैनिंग ने कहा था कि अगर सिंधिया साथ देते तो अपना बोरिया बिस्तरा उठा ले जाते। लेकिन क्या कहा जाए, भारत सचिव, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये दोनों के समस्त इस अधिकार भारत सचिव को प्रदान किया गया। भारत के गवर्नर जनरल का नया नाम क्या हो गया? वायसराय। क्या हो गया? वायसराय। भारत में ब्रिटेन क्राउन का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि ये करने लगे। अब कुछ सुधार होगा। देखिए, भारत परिषद अधिनियम 1861, लेकिन देखिए इसको अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें उनके अपने स्वार्थ ज़्यादा हैं, हमारे स्वार्थ नहीं हैं, उनके स्वार्थ हैं। देखिए, अभी ना तो न्यायालय की स्थापना हुई, ना तो बैंक की, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा तो बैंक जरूरी है, और अभी बैंक की इन लोगों ने बात ही नहीं किया है। भारतीय परिषद अधिनियम 1861, वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। याद रखिए, वायसराय की बात हो रही है। राष्ट्रपति अध्यादेश 1935 के अधिनियम द्वारा देगा। अध्यादेश लागू करने की अधिकतम जो अवधि थी 6 माह थी। ये प्रश्न पूछा गया है। परिषद को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई। लॉर्ड कैनिंग विभागीय प्रणाली वो अपनाएंगे, बैठेंगे, ऐसा कहा गया। वायसराय की कार्यकारी परिषद का विस्तार हुआ। बम्बई तथा मद्रास प्रांतों को पुनः प्रदत्त अधिकार दिया गया अपने लिए कानून बनाने का, संशोधन करने का, ऐसा कहा गया। अब आता है 1892 का जो भारतीय परिषद अधिनियम था। विधानमंडल के सदस्यों को बजट पर अपने विचार प्रदत्त करने का अधिकार मिल गया। सार्वजनिक हित के मामले में विधानमंडल के सदस्यों को 6 दिन की सूचना देकर प्रश्न पूछने का अधिकार मिल गया। सीमित एवं अप्रत्यक्ष निर्वाचन का सिद्धांत स्वीकृत किया गया। भारतीय परिषद अधिनियम 1909, मार्ले मिंटो सुधार कहा गया 1909 में। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था। केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों को बजट पर मत देने का अधिकार नहीं था। याद रखिए, अधिकार अभी नहीं मिला है। और मार्ले मिंटो सुधार, इसी में अलग चुनाव, अलग निर्वाचन की बात की गई थी 1909 का, इसको भी याद करिए। इसमें गांधी जी ने क्या कहा था, इसी जो विभाजन की बात हुई, दलित और अलग निर्वाचन की बात की गई थी, तो इसीलिए गांधी जी ने इस एक्ट को कहा कि ये हमारा सर्वनाश कर दिया। रैमजे मैकडोनाल्ड ने क्या कहा कि ये सुधार प्रजातंत्रवाद और नौकरशाही के मध्य एक अधूरा और अल्पकालीन समझौता है, ऐसा कहा गया। अब आता है 1909 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इसमें प्रांतों में द्वैत शासन प्रारंभ हुआ। प्रांतों में क्या शुरू हुआ? द्वैत शासन। पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द स्पष्ट हुआ। ये प्रश्न पूछा गया। प्रांतीय विषय, इसमें आरक्षित और हस्तांतरित दो विषयों में विभाजित हुआ। अगर इसको और डिटेल से पढ़ना है तो ये पहले ही चैप्टर है, लक्ष्मीकांत की बुक उठाइए और पढ़ डालिए। अधिनियम का आधार मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट में। ये तो एज ए रिवीजन है बस। भारत शासन अधिनियम 1935 का गठन संघीय लोक सेवा आयोग, इसमें संघीय यूपीएससी है, इसी में गठन हुआ। अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई। द्वैत शासन,
प्रांतों से समाप्त कर दिया। केंद्र में द्वैध शासन कब लिखा? 1935 के अधिनियम द्वारा। स्वायत्तता प्रांतों को दिया गया, स्वशासन प्रांतों को और दोहरे शासन के स्थान पर दिया गया। गवर्नर अध्यादेश जारी करने का अधिकार इसको दिया गया। विस्तार सांप्रदायिक तथा वर्गीय मतदाता मंडलों का विस्तार किया गया। आधार स्रोत की बात करें तो भारत के वर्तमान संवैधानिक ढांचे का काफ़ी हद तक आधार स्रोत रहा है और द्विसदनीय केंद्रीय मंत्रिमंडल बना। शक्तियों का विभाजन की बात करें तो केंद्र और प्रांत दोनों में अलग अलग हुआ। स्थापना फेडरल न्यायालय की स्थापना अब जाके होती है। जवाहरलाल नेहरू का कथन था इसके बारे में कि एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं, इसको कहा है। कौन कहा? वो पंडित जवाहरलाल नेहरू। और ये कथन पूछा जाता है, गुलामी का अधिकार, दासता का आज्ञा पत्र, अनुदेश प्रपत्र, ये सब राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में समष्टि भारत के संविधान में 1950 में कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन था जिसमें मुस्लिम लीग और गरम दल नरम दल एक हुए थे, में भारत शासन अधिनियम 1935 अस्वीकृति मिली थी। अब हम देखते हैं विविध में देखिए पहले भारत स्वतंत्र अधिनियम। अब भारत स्वतंत्र हो गया 1947। इसमें देखिए अविभाजित भारत का विभाजन कर भारत एवं पाकिस्तान दो स्वतंत्र अधिराज्यों की स्थापना हुई। 15 अगस्त 1947 को भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति हो गई। दोनों अधिराज्यों की संविधान निर्मात्री सभा को संविधान बनाने का अधिकार दिया गया। दोनों अधिराज्यों का ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता दी गई। भारत का राज्य सचिव पद समाप्त हो गया। अब देखिए लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत विभाजन के लिए उत्तरदायी ठहराया था किसको? अली जिन्ना को। जिन्ना ने कहा कि जो भारत विभाजन के लिए कौन कारण है, तो अली जिन्ना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सरकारी इतिहासकार थे कौन? पट्टाभी सीतारामैया। इन्हीं को जिताना गांधी जी चाहते थे, लेकिन जीत कौन गया था? वो सुभाष चंद्र बोस। लेकिन गांधी जी के सम्मान में सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा देके फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की और फिर उसके बाद अध्यक्ष कौन बना था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन सितंबर 1961 में आयोजित हुआ बेलग्रेड में। भारत ने सेना भेजकर गोवा को मुक्त कराया 1961 में। पुर्तगाल के में था वो चंगुल में। 1858 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। और भारत में वर्ष 1957 में प्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना कहाँ हुई? तो केरल में हुई। 1866-67 में उड़ीसा में पड़े भीषण अकाल को कहा गया प्रकोप का समुद्र। उड़ीसा अकाल के बाद एक समिति कौन बनी थी? सर जॉर्ज कैंपबेल की अध्यक्षता में एक समिति बनी थी। पिंडारियों के 3 नेता कौन कौन थे? चीतू, बासिल मोहम्मद तथा करीम खां। 7 जुलाई 1896 में बम्बई के वाटसन होटल में मार्वल ऑफ द सेंचुरी के नाम से भारत में पहला सिनेमा शो आयोजित हुआ था। ल्यूमिएरे बंधुओं, ये फ्रांस द्वारा। प्रथम राष्ट्रवादी नेता जिन्होंने जनता से निकट संबंध स्थापित करने का प्रयास किया तो बाल गंगाधर तिलक। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री। इनकी भी जयंती कब मनाई जाती है? 2 अक्टूबर को। और बहुत महान थे ये, ऐसे हैं कि आज तो ऐसे संत आपको नहीं मिलेंगे। भारत का आर्थिक विकास। गांधी जी ये लघु कुटीर के ये पक्षधर रहे हैं। उद्योगों के विकास पर इन्होंने हमेशा बल दिया। और जवाहरलाल नेहरू ने भारी औद्योगिकीकरण के ये पक्षपोषक थे। वो कुटीर के थे, ये भारी उद्योग के। और कि अब राइटर्स बिल्डिंग के बारे में देखिए, कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है और मुख्यमंत्री कार्यालय इसी भवन में स्थित है। निर्माण का उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जूनियर सर्वेंट्स राइटर्स के लिए। वास्तुविद थे थॉमस लियान। अब हम पत्र पत्रिकाएं देख लेते हैं। एक प्रश्न इससे जरूर बनता है मैचिंग के लिए, तो चलिए देखते हैं।
आमार सुनार ये बांग्ला गीत है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने बंग भंग आंदोलन के दौरान 1905 में लिखे रचना किए थे। संगीत दिया था गगन हरकारा के गीत अमी कोढ़े पाबो तारे से ये प्रेरित था। प्रथम 10 पंक्तियां वर्ष 1972 में बांग्लादेश द्वारा राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृत किया गया। अनुवादक अंग्रेजी कौन थे? अंग्रेजी अनुवादक कौन थे? शहीद अली अहसान। महात्मा गांधी की पुस्तक की बात करें तो हिंद स्वराज, ये गुजराती भाषा में, इसमें इन्होंने लिखा है कि ब्रिटिश संसद की बाज और वेश्या से तुलना। पूछा जाता है कि ब्रिटिश संसद को बाज और वेश्या किस पुस्तक में गांधी जी ने कहा है, तो हिंद स्वराज में कहा है। किस भाषा में लिखी गई है? ये लिखी गई है गुजराती भाषा में। और गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, ये भी लिखे हैं। इनके गोखले पॉलिटिकल गुरु थे ना। अब देखते हैं पुस्तकें। बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक है दुर्गेश नंदिनी। अबुल कलाम आज़ाद की है इंडिया विंस फ्रीडम। बाल गंगाधर तिलक की श्रीमद् भागवत गीता रहस्य। लाला लाजपत राय की अनहैप्पी इंडिया। ये सब पुस्तक पूछी गई है। मनुबहन बापू माई मदर। राजा राम मोहन राय की है प्रीसेट्स ऑफ जीसस। डब्ल्यू हंटर की आवर इंडिया मुसलमान। वैलेंटाइन सिरोल, इन्होंने ही वो क्या कहते हैं निंदा किए थे किसके? बाल गंगाधर तिलक की। इंडियन अर्नेस्ट। सुभाष चंद्र बोस की है द इंडियन स्ट्रगल। जयप्रकाश नारायण की है टूवर्ड्स स्ट्रगल। स्ट्रगल दोनों में लगा है इसलिए कन्फ्यूजन बहुत होता है। सुभाष चंद्र बोस की क्या है? द इंडियन स्ट्रगल। जयप्रकाश नारायण की क्या है? टूवर्ड्स स्ट्रगल। और ह्यू टोये की है स्प्रिंग टाइगर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है इंडिया डिवाइडेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट। माइकल मधुसूदन दत्त की है कैप्टिव लेडी। सरोजनी नायडू के है द ब्रोकन विंग। सचिन नाथ सन्याल की है बंदी जीवन। एमजी देवासहायाम की है भारत की दूसरी स्वतंत्रता। जनरल ब्रजमोहन कौल की है दी अनटोल्ड स्टोरी। अरविंद घोष की है द लाइफ डिवाइन। जफीक जकारिया की है द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। मैथिली शरण गुप्त की वो रचनाएं देखिए। भारत भारती, पंचवटी, साकेत, बहुत अच्छी है। एक साकेत ही ऐसा है, देखिए सब ने किस पूरा रामायण आप पढ़ेंगे तो उर्मिला को निग्लेक्ट किया गया है, जबकि उर्मिला की तपस्या बहुत थी। पति को छोड़ा, 14 साल अपने सास ससुर की सेवा किए हैं, तो उनके त्याग की पराकाष्ठा है, लेकिन उनको इग्नोर किया गया है। तो इसीलिए कलम उठी है मैथिली शरण गुप्त की साकेत में, तो इसको आप पढ़िए, बहुत अच्छी है। यशोधरा, जयद्रथ वध, जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक इंडिया डिस्कवरी ऑफ इंडिया, मेरी कहानी, ग्लिम्सेज ऑफ वर्ड्स हिस्ट्री। अब हम देखेंगे कला एवं संस्कृति। आज हम इसको समाप्त करेंगे और अगला सब्जेक्ट आप क्या चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और हम सोच रहे हैं कि अभी मध्य भारत रहने दें, उसको लास्ट में करें क्योंकि उससे ज़्यादा प्रश्न बनने नहीं हैं, और पर्यावरण कर देते हैं क्योंकि उससे 10-15 प्रश्न बन जाते हैं। हरिद्वार ये गंगा नदी के तट पर लगता है, उत्तराखंड में मेला आयोजित होता है, और प्रत्येक 6 वर्ष में अर्धकुंभ लगता है, 12 वर्ष में पूर्ण कुंभ या कुंभ मेला। प्रयागराज गंगा यमुना एवं अदृश्य सरस्वती, दिखती नहीं सरस्वती के मिलन है ना। एक ऐसी नदी, एक ऐसा शहर जहाँ गंगा यमुना दोनों बहती हैं, प्रयागराज। उत्तर प्रदेश मेला आयोजित होता है प्रत्येक वर्ष, अर्ध कुंभ मेला लगता है, और 6 वर्ष में सबको ये पता होगा पूर्ण कुंभ, और ये 12 वर्ष पे पूर्ण कुंभ लगता है। उज्जैन ये क्षिप्रा नदी के तट पर है एमपी में, और यही सब 6 वर्ष में अर्ध कुंभ और 12 वर्ष में पूर्ण कुंभ या कुंभ मेला। नासिक गोदावरी के तट पर है महाराष्ट्र में, यहाँ भी। तो ये इसमें से प्रश्न पूछा जाएगा कहाँ कहाँ कुंभ मेला लगता है, यही याद रखिए किस नदी के तट पर है वह स्थान। तो हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन, नासिक यहाँ लगता है। 12 कुंभ या पूर्ण कुंभ मेले के बाद और अर्थात 144वें वर्ष आयोजित होने वाला मेला महाकुंभ कहलाता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज में 2019 में लगने वाले अर्ध कुंभ का नाम बदलकर कुंभ, अर्ध कुंभ का नाम क्या हो गया? कुंभ, तथा प्रत्येक जो 12 वर्ष पे लगने वाला जो कुंभ है उसका महाकुंभ हो गया। तो जो 6 साल में लगेगा
वो उसको अकेले क्या कहेंगे, कुंभ। और जो 12 साल में लगेगा उसे क्या कहेंगे, महाकुंभ। नाम नाम तो इतना ज़्यादा वो सन 2017 के बाद इतना ज़्यादा नाम चेंज हुआ है कि ये भी एक करंट में याद करते रहिए। 4 मठ देखिए, नाम चेंज करने में ये सरकार महारत हासिल है। 4 मठ स्थापना आदि शंकराचार्य ने किया। 4 स्थान याद रखिए, कहाँ कहाँ है मठ, ज्योतिर्मठ, गोवर्धन मठ, द्वारका मठ और श्रृंगेरी श्रद्धा पीठम। ये देखिए, ज्योतिर्मठ ये उत्तराखंड में है, गोवर्धन ये पूरी उड़ीसा में, द्वारका गुजरात में, श्रृंगेरी श्रद्धा पीठम ये कर्नाटका में। चारों दिशाओं में है 4 मठ। परंपरागत पुरस्कार देखिए, कालिदास सम्मान कला के क्षेत्र में दिया जाता है। भारतीय औद्योगिक तथा वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद द्वारा 1957 में स्थापित शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया किस क्षेत्र में दिया जाता है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। फिलीपींस के रेमन मैग्सेसे फाउंडेशन द्वारा स्थापित 1957 में मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले कौन थे, तो आचार्य विनोबा भावे थे। द्रोणाचार्य पुरस्कार का खेल कूद में उत्कृष्ट प्रशिक्षण दिए कोच को दिया जाता है। खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा सर्वोच्च सम्मान है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। इनका नाम चेंज हो गया है, राजीव गांधी खेल रत्न का नाम चेंज हो गया है। नया नाम किसके नाम पर हुआ है, हमको कमेंट बॉक्स में बताइए, देखते हैं कितना अपडेट रहते हैं आप लोग। पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय अभिनेत्री थी नरगिस दत्त। बुकर पुरस्कार जीतने वाली भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति थे वीएस नायपाल। प्रथम हमेशा से प्रश्न बनता है, प्रथम जरूर याद करा करिए। व्यास सम्मान पहले कौन पाया, पहली महिला चित्रा मुगदल। ज्ञानपीठ पाने वाली पहली थी आशापूर्ण देवी। ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामांकित प्रथम भारतीय थी मदर टेरेसा। भारत रत्न सम्मान भारत का सर्वोच्च सम्मान है, स्थापना 2 जनवरी 1954 में। और प्रथम भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सी राजगोपालाचारी और सीवी रमन। भारत का शास्त्रीय नृत्य देख लें, इन सब से ये एक कहते हैं विविध, तो इसमें से ये हर सब्जेक्ट का विविध होता है, उससे 20-25 प्रश्न हर परीक्षाओं में जैसे वेटेज हो, जैसे यूपीपीसीएस में 15-20 प्रश्न, उसी में करंट भी आ जाता है कुछ जो हमेशा रिलेवेंट होता है, तो वो भी पूछा जाता है, इसी को कहते हैं विविध। अब विविध कम से कम 20-25 प्रश्न आ जाते हैं। तो भारत के शास्त्रीय नृत्य देखिए, तो शास्त्रीय नृत्य हैं 8, कौन कौन से, भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, कथकली, ओडिसी, मणिपुरी और सत्रिया। यही मैप में लोकेट किया गया है। अब देखिए त्योहार, बिहू ये एक वर्ष में 3 बार मनाया जाता है, याद रखिए। और फसल बुआई रोंगाली, बुहाग बिहू। कटाई के समय क्या होगा, भोगाली मनाया जाएगा। और शरद ऋतु में कांति और कोंगाली। पोंगल ये कटाई के समय जनवरी माह में मनाया जाता है, धान की कटाई के समय मकर संक्रांति के दिन। अब देखिए मंदिर, ये सब तो हम उसमें कवर कर दिए गुप्त वंश में। नृत्य देखिए, कारागम जो होता है ये तमिलनाडु मनाया जाता है, तमिलनाडु का ये धार्मिक लोक नृत्य है। परंपरागत रूप में क्या होता है, रास पुरुषों का, गरबा महिलाओं का नृत्य है। और ये सब एक तथ्य दिया गया है जो गुजरात में गरबा महिलाओं का होता है, फिर भी दोनों ही नृत्य पुरुषों एवं महिलाओं को समान रूप से लोकप्रिय है। घूमर हुआ राजस्थान में, ये सब है। इंडिया गेट, बीवी का मकबरा, ये सब तो आप लोगों को सब पता होगा। देखिए 1857 का जो विद्रोह हम देख लिए पहले, भी इसके महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए। घटनाक्रम 29 मार्च 1857 में बैरकपुर, और ये मंगल पांडे ने अपने एजुटेंट पर आक्रमण कर हत्या की थी। और 34वीं रेजिमेंट के ये थे। 10 मई को ये मेरठ में 1857 प्रारंभ हुआ। और कमल और रोटी इसका प्रतीक चिन्ह था, ये सब आप लोग देख चुके हैं।
और कानपुर में नेतृत्व किया नाना साहब, ये पेशवा के थे और तात्या टोपे कमांडर इन चीफ थे। तात्या टोपे का वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। अजीमुल्ला खां सलाहकार थे। मित्र मान सिंह ने तात्या टोपे को धोखे से पकड़वाया था, ये प्रश्न पूछा जाता है, तभी इनको फांसी दी गई थी। और क्या हुआ कि इलाहाबाद में नेतृत्व मौलवी लियाकत अली ने किया, जनरल नील ने विद्रोह समाप्त किया था। लखनऊ की बात करें तो बेगम हजरत महल अल्पसंख्यक बेटे बिरजिस कादिर को नवाब घोषित कर प्रशासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली। कैंपबेल ने गोरखा रेजिमेंट्स की मदद से लखनऊ पर अधिकार कर लिया। झांसी नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई, जन्म वाराणसी, झांसी के राजा गंगाधर राव की विधवा थी ये। डलहौजी के व्यापक सिद्धांत के अनुसार उत्तराधिकारी के अभाव में झांसी का 1853 में ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया गया। जनरल ह्यू रोज से लड़ते हुए ये वीर गति को प्राप्त किए हुए। बरेली में खान बहादुर ने किया है। बहादुर शाह तृतीय के वायसराय के पद पर नियुक्त किया गया था। बिहार में बाबू कुंवर सिंह, ये 80 साल के थे, लेकिन इनके जोश के आगे दांतों तले उंगली दबा लिए वो अंग्रेज ने। इनके साहस देखिए, 80 साल के होते हुए भी बहुत ही वीरता से ये लड़े हैं। असम में दीवान मनीराम दत्त ने, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला शाह ने। जम्मू कश्मीर की संविधान सभा अस्तित्व में आई 31 अक्टूबर 1951 में। जम्मू कश्मीर नया संविधान बना 26 जनवरी 1957 में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये सारे प्रश्न बन चुके हैं। जैन उल आबदीन कश्मीर का शासक बना 15वीं शताब्दी। जैन उल आबदीन के 50 वर्षों के कार्यकाल में कश्मीर का चहुमुखी विकास हुआ। कुल मिलाकर उनका काल कश्मीर के लिए स्वर्णयुग कहा जाता है। यही सब इसमें दिया है। 26 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके हट गए हैं। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान की सेना द्वारा समर्थित पठान कबलाई का हमला हुआ। श्रीनगर शहर की स्थापना मौर्य सम्राट ने किया था। शेर अब्दुल्ला ने कश्मीर छोड़कर आंदोलन चलाया। जैन उल आबदीन कश्मीर का शासक, इसी को स्वर्णयुग कहा, कश्मीर का स्वर्णयुग इन्हीं समय में कहा गया। जम्मू एवं कश्मीर का विशेष स्थिति है। अनुच्छेद 370 खत्म हो गया है। लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में विधायिका नहीं होगी, जबकि जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में विधायिका होगी, एक सदनीय विधायिका। जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 107, जिन्हें परिसीमन के बाद बढ़ाकर 114 करने का प्रावधान किया गया है, जिसमें पाक अधिकृत कश्मीर के लिए कितनी सीट है? 24 सीट। उपराज्यपाल महिलाओं के प्रतिनिधित्व देने, यदि उनका प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो विधानसभा में मनोनीत कर सकेंगे 2 सदस्य। और इसी से हमको याद आ रहा है, लोकसभा में जो मनोनीत किया जाता था 2 इंडियन को, वो समाप्त हो गया है। जम्मू एवं कश्मीर राज्य क्षेत्र के मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या की होगी, 10% से अधिक नहीं। राष्ट्रपति द्वारा जारी संविधान जम्मू एवं कश्मीर पर लागू 1954 के तहत जम्मू और कश्मीर राज्य के संदर्भ में अनुच्छेद 35A को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। राष्ट्रपति को यह आदेश दिया गया संविधान के अनुच्छेद 370A के अंतर्गत। 3 जून योजना या माउंटबेटन प्लान, ये भारत के विभाजन संबंधित देख चुके हैं। 31 अक्टूबर 2019 को अस्तित्व में आया आज कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र विधानसभा वाला तीसरा संघ राज्य क्षेत्र बना। और आज हम ये मॉडर्न हिस्ट्री समाप्त कर दिए हैं। कल हम अगले सब्जेक्ट के साथ मिलेंगे और जो घटनाचक्र दृष्टि आई है करंट अफेयर की, उसकी सीरीज शुरू किया जाए या नहीं, इसको आप हमको टेलीग्राम पर या कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो हेल्पफुल लगे तो आप अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए। आप लोगों का उत्तरदायित्व है, करना भी चाहिए। और हम लोग भाग्यशाली हैं कि हम लोगों को ये सब जानने समझने का मौका मिल रहा है। तो तैयारी करना अच्छी बात है, इससे हमको ज्ञान मिलता है, एक समझ विकसित होती है। नहीं तो गलत ज्ञान दुनिया भर का घूम रहा है व्हाट्सएप, दुनिया भर के सोशल मीडिया पर, और गलत ज्ञान लेके हमारे अंदर जहर भरा पड़ा रहता है। तो चलिए, खूब अच्छे से पढ़ाई करिए, लगातार पढ़ाई करिए।
जो लगातार लगा रहता है उसको सफलता ज़रूर मिलती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।